Students, today we are going to discuss foreign trade policy of India from 1950 to 1990. All of us are knowing that after 1991, new economic policy came to India and economic policies were changed that time in 1991. So we are not going to discuss that. But what was the foreign trade condition of India from 1950 to 1990? That we'll discuss. So it is the condition of foreign trade after the British period. Because we already discussed the condition of foreign trade on the eve of independence, means during the British period. So first thing is, what is foreign trade? Foreign trade means export and import of goods and services across different countries is called foreign trade or international trade. So we export means we sell goods and services to other countries, that is export, and in return we get the currency, money. Import means we purchase goods and services from other countries and we pay for that, means in that case income is going away from our country, money is flowing from domestic to foreign country. So this is known as the foreign trade. Now at present all the countries in the world are interdependent on each other. So foreign trade, international trade plays a vital role in the present economy of the world. A country cannot say that she is self-sufficient, means self-dependent, self-capable. No. All the countries are interdependent on each other. हाँ, there may be कि कोई ज़्यादा है और कोई कम है, कोई ज़्यादा डिपेंडेंट है, कोई कम डिपेंडेंट है, लेकिन all countries, almost all the countries of the world are doing the international trade. So that we are going to discuss today. So what are the gains of international trade? इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फ़ायदा है, आखिर क्यों कोई कंट्री जो है इंटरनेशनल ट्रेड चाहता है? तो दो तरह का इकोनॉमी होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जो किसी दूसरा कंट्री से ट्रेड नहीं करता है, दूसरा कंट्री से सामान नहीं खरीदता है या फिर नहीं बेचता है, उसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी हम लोग उस इकोनॉमी को बोलते हैं जिसका इकोनॉमी ओपन है, मतलब वो कंट्री जो है कोई दूसरा कंट्री से परचेज कर सकता है या फिर उसको सेल कर सकता है, बेच सकता है दूसरा कंट्रीज में। सो व्हाट आर द गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट गेन इज इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब वो ये हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड से ही जो स्पेशलाइजेशन होता है कोई कंट्री का, कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने में, ये जनरेट होता है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कि मतलब कोई कंट्री उसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है जिसमें उसको कम खर्च होता है, कॉस्ट जो है उसको कम लगता है। जैसे इंडिया यदि यहाँ पे लेबर सरप्लस है तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीपली प्रोड्यूस हो पा रहा है। कहीं पे जो है मशीन से जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो सस्ता होता है, वहाँ पे लेबर कॉस्टली है। तो आप किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, किस चीज़ में आपको जो है एडवांटेज है प्रोड्यूस करने में, किस कोई गुड्स या सर्विसेज को, आपके पास क्या रॉ मटेरियल्स है, उस रॉ मटेरियल्स को जो है आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो हर एक कंट्री का अपना कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे जो ओपेक कंट्री है जो ऑयल जो है एक्सपोर्ट करता है, उसके पास ऑयल है रॉ मटेरियल्स के तौर पे, उसके पास तेल है, तेल का भंडार है, रिसोर्स है, तो उसी को वो एक्सपोर्ट करता है, वही उसका स्पेशलाइजेशन हो गया। कोई कंट्री के पास एग्रीकल्चर है तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। तो इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। तो ये हो पाया आपको बिकॉज ऑफ
फॉरेन ट्रेड। तो पहला इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। सेकेंड हो गया इट हेल्प्स फाइंडिंग मार्केट्स फॉर सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट। यदि डोमेस्टिक में आपका जो है डिमांड नहीं है, या फिर डिमांड होने के बाद जो आपके पास सरप्लस बच गया, मतलब यदि आप ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं तो उसके लिए मार्केट चाहिए। तो जो सरप्लस है डोमेस्टिक आउटपुट के अलावा, जो आपके पास जो बच गया, जो सरप्लस है आपके पास एक्स्ट्रा, उसको आप बाहर सेल करेंगे, दूसरा कंट्रीज में सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको मार्केट मिलेगा। ये ग्लोबल मार्केट मिलेगा आपको, कोई एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल, पूरा दुनिया का मार्केट। इट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। नो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऑल द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द एसेंशियल आइटम्स। तो यदि नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो वो इंपोर्ट कर सकता है दूसरा कंट्री से, या तो टेक्नोलॉजीज़ हो या डिफेंस सर्विसेज हो या कोई दूसरा कुछ हो, वो दूसरा कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है, और जिसके पास में है वो दूसरा को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Now, if a country exports the goods and services to other countries, then in return it gets foreign exchange, means foreign currency। मान लीजिए अमेरिका को यदि हम लोग कोई गुड्स या सर्विस बेचेंगे तो अमेरिका से हम लोग को क्या मिलेगा, करेंसी मिलेगा, डॉलर मिलेगा। तो ये डॉलर हो गया फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज। नौ, यदि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हम लोग दूसरा कंट्रीज से जो है गुड्स एंड आइटम्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। उससे क्या होगा, हम लोग का जो है लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज होगा। नेक्स्ट वन, इट इन्हेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। चूँकि मार्केट का एक्सपेंशन हो जाने से, यदि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो केवल हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को ही मार्केट समझते हैं, लेकिन यदि ओपन हो गया, यदि हम लोग दूसरा कंट्रीज़ को भी मार्केट समझ रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट बड़ा हो जाने से ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उस पर फोकस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सके। इट सर्व्स एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, इट एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, इंजन ऑफ ग्रोथ जो है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीड में बढ़ेगा, जिसको एक्सेलरेट्स बोलते हैं। एक्सेलरेट्स वर्ड का मतलब होता है आपको तेज़ी रफ्तार में जो है कोई चीज़ बढ़ना। Now India's foreign trade after independence. Now India's foreign trade on the eve of independence or before the independence during the British rule, we already discussed in the previous chapters. So now in this chapter we'll discuss the India's foreign trade, its condition after independence. So India's foreign trade recorded a noticeable change. Following points show a brief account of change with respect to volume, composition and direction. तो फॉरेन ट्रेड में एक बड़ा चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो ब्रिटिश टाइम में या ब्रिटिश से पहले जो फॉरेन ट्रेड का जो आपका कंडीशन था या जो कंपोजिशन था, जो वॉल्यूम था, वही अभी भी है, या वही जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ नहीं। ये काफ़ी चेंज हुआ, काफ़ी इसका वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन सब कुछ में चेंज हुआ। तो उसको हम लोग ये तीन चीज़ को डिस्कस करेंगे: वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। वॉल्यूम का मतलब होता है आपका
क्वांटिटी, कंपोजिशन का मतलब उसमें क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्लूड है, और डायरेक्शन का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंडीशन किस डायरेक्शन में है, और किस किस कंट्रीज से हम लोग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या उसका डायरेक्शन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये हम लोग पहला इसको डिस्कस करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। तो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू, क्वांटिटी, कि कितना वैल्यू है, कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों को जब ऐड कर देंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को, तो उससे निकलेगा वॉल्यूम। व्हेन वी ऐड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्लस इंपोर्ट, देन वी अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। It has risen from rupees 6,760 crore in first plan to rupees 63,093 crore in the seventh plan, that is 1985 to 1990। ये बढ़ा आपको 6,760 करोड़, जो कि आपको फर्स्ट प्लान पीरियड में था। फर्स्ट प्लान पीरियड कब था, ये आप सभी को मालूम है। फर्स्ट प्लान पीरियड था 1951 से लेकर के 1956। इस पीरियड में क्या था, रुपीज़ 6,760 करोड़, और ये हो गया सेवन्थ प्लान में रुपीज़ 63,093 करोड़। आप अंदाज लगा लीजिए कितना जो है, कितना टाइम से बढ़ा, 10 टाइम्स से जो है ज़्यादा ही बढ़ा। तो इतना जो है तेज़ी में जो है इसका इंक्रीमेंट हुआ, एक्सलेट्स हुआ। तो इसका मतलब जो पॉलिसीज़ जो है चेंज हुआ 1950 से 1990 के बीच में, जो पॉलिसीज़ को चेंज किया गया वो फ्रूटफुल रहा, वो सही काम किया। However, India's share in the global trade has tended to decline. It declined from 1.8% in 1951 to 0.5% in 1991। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इंडिया शेयर जो है ग्लोबल ट्रेड में वो घट गया, वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन जितना होना चाहिए शेयर ग्लोबल ट्रेड में वो उतना नहीं हुआ, हम पीछे रह गए। तो कितना हुआ, 1.8% था 1950-51 में। मतलब हम लोग का शेयर कितना था, मतलब ग्लोबल में जो ट्रेड हो रहा है, एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है अलग अलग कंट्रीज, सबको मिला के दिया जाए तो हम लोग का कितना उसमें परसेंट है, योगदान है, तो 1.8%। लेकिन 1991 में कितना हुआ, 0.5% घट गया। मतलब 0.5% ही हम लोग का जो है, हम लोग का जो ट्रेड का जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो 0.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो बाकी कंट्रीज है, उसका कितना ज़्यादा शेयर है। हम लोग का पॉपुलेशन है ना कि 17% जो है शेयर है, लेकिन जो ट्रेड का जो शेयर है, वैल्यू ऑफ ट्रेड का शेयर, वो है मात्र 0.5%। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट ऑफ द factors, that is composition and direction, will discuss next class. Thank you.